नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और चुनावी मौसम है। कांग्रेस खेमे से खबर आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं लड़ूं। बोले कि मौजूदा सांसद से अमेठी के लोग परेशान हैं। और आइए पहले सुन लेते हैं क्या कहना है रॉबर्ट वाड्रा का, फिर अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास चलेंगे। जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, ये अचानक जो रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ गया है अमेठी से बाहर, कैसे इसे देखा जाए? वो कह रहे हैं कि भाई अमेठी के लोग जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम नहीं लिया, उनसे परेशान हैं और चाहते हैं कि गांधी परिवार से कोई आए। तो क्या जो जिस तरह से अपनी दावेदारी उन्होंने पेश की है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये तो बात तय है कि कुछ पिछले साल से रॉबर्ट वाड्रा की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वो उछाल मार रही हैं। मुरादाबाद के वो रहने वाले हैं, वहाँ पर भी बात चली थी कि उनको लोगों ने कहा था कि वहाँ से वो चुनाव लड़ लें। हालांकि ये जो समझौता हुआ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, उसमें ये सीट सपा के खाते में चली गई। और अब ये बात खुद रॉबर्ट वाड्रा ने सामने आकर ये कही है कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वहाँ पर वो चुनाव लड़ें। ये बात ज़रूर है कि चाहे अमेठी सीट हो चाहे रायबरेली सीट हो, कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति में जब भी चर्चा होती है इस बारे में, तो यही तय होता है कि इस बारे में जो भी फैसला करना होगा वो गांधी परिवार ही करेगा। क्योंकि पिछले कई दशकों से अमेठी हो या फिर रायबरेली हो, ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार की नुमाइंदगी यहाँ से होती आई है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की अपनी ओर से दावेदारी करना एक तरह से कहें कि काफ़ी दिलचस्प बना देता है इस बात को। पहली बात तो ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि अमेठी से अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बीच में ये भी चर्चा आई थी कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। उधर राहुल गांधी ने वायनाड से अपना जो पर्चा है वो भर दिया है, लेकिन अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का आकर अपनी दावेदारी पेश करना निश्चित तौर पर ये काफ़ी दिलचस्प समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से लड़ते हैं तो फिर वैसे में जो बगल की सीट है रायबरेली, वहाँ से प्रियंका कैसे लड़ सकती है, क्योंकि फिर हो जाएगा कि दोनों पति पत्नी साथ साथ की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये अब जाहिर सी बात है कि गांधी परिवार को ही फैसला करना होगा कि यहाँ से कौन कैंडिडेट बने। राहुल गांधी एक बार फिर से यहाँ से किस्मत आजमाते हैं या नहीं आजमाते हैं। और जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी दावेदारी पेश करती है, निश्चित तौर पर ये काफ़ी दिलचस्प बयान उनका आया है। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प हो गया, लेकिन देखना होगा कि गांधी परिवार क्या फैसला लेता है और दावेदारी कैसे की है इस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने, ये समझना होगा। बहरहाल धन्यवाद आपका अखिलेश। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बिहार का। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए ने आज से अपना प्रचार शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने जमुई से प्रचार का आगाज किया है। प्रधानमंत्री ने लालू सरकार के दौर को याद करते हुए अपहरण, उद्योग और नौकरी के बदले जमीन मामले को याद किया। तो प्रधानमंत्री की सभा में नीतीश कुमार जब स्टेज पर पहुंचे तो जमुई की रैली में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद लिया है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तक सबसे ज़्यादा हमलावर थे नीतीश कुमार पर चिराग पासवान। और आपको बता दें कि यहाँ नीतीश कुमार ने कहा है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। गौरतलब है कि जमुई से चिराग के बहनोई उम्मीदवार हैं। ये भी बता दें आपको कि बीजेपी ने तेजस्वी के चाचा पशुपति पारस को चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को फिलहाल सीटें नहीं दी थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात कर चुनाव बाद संतुष्ट करने का आश्वासन दे दिया है। तो इस तरह से किस तरह की खलबली होगी ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। इससे पहले पशुपति पारस ने, आपको बता दें, चिराग को तरजीह दिए जाने से केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। बिहार में 5% वोट पासवान है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तेजस्वी यादव
ने आज प्रधानमंत्री के प्रचार का जवाब देते हुए परिवारवाद पर सवाल पूछ डाला। विपक्ष के खेमे में भी खींचतान जारी है। एक तरफ आपको बता सकते हैं आरएलडी ने पूर्णिया से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन हाल में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने आज टिकट ना मिलने के बावजूद अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है। आइए पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था, अब ये आज तक जो करते रहते हैं। अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसे याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए। और आइए सुन लेते हैं कि इस पूरे मामले पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव को भी सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर हमारे जो गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे। आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे। और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआत ही वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनकी कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से, जिसका जिक्र कहते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है। बात करने के लिए, बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए राजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, कंसल्टिंग एडिटर INS हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र तिवारी जी, पहले अगर मैं आप ही से पूछ लूं, प्रधानमंत्री ने जमुई में रैली कर 6 सीटों को एक तरह से साधा है, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका। 19 अप्रैल को यहाँ पर वोट पड़ने। बीजेपी ने नीतीश कुमार को तो साध लिया है, लेकिन तेजस्वी यादव की पकड़ भी मजबूत हो रही है। क्या आंकलन आपका? देखिए, तेजस्वी नीतीश के गठबंधन को छोड़ने के बाद तेजस्वी एक बड़े नेता के तौर पर उभरे, लेकिन जिस तरह के टिकट बांटे गए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं परिवारवाद की बात कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आरजेडी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया, मीसा भारती को टिकट दिया गया, नेता खुद तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, 4 लोग तो इसी परिवार से हो गए। राबड़ी देवी विधान परिषद में इसकी राजद के विधायक दल की नेता हैं। तो कुल मिला के परिवारवाद का मामला तो चिपकता है तेजस्वी यादव पर और इंडिया गठबंधन पर, लेकिन जिस तरह की चीजें इस समय बिहार में दिखाई दे रही, खासतौर पर नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद, तो जो फायदा नीतीश कुमार का मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शायद वो फायदा नहीं मिल पाएगा। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में मुसलमानों को कहा भी कि भाई हमने तो कोई दंगा नहीं होने दिया, आप हमारे साथ दीजिए, लेकिन चीजें साथ में भारतीय जनता पार्टी भी है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। और नीतीश कुमार का जो कद छोटा हुआ है, उससे मुसलमानों का जो उनके प्रति एक स्नेह रहता था, जो उनको वोट मिलते थे, इस बार शायद उस तरह से नहीं मिल पाएंगे। दूसरी बात ये कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान और नीतीश कुमार, इनके 36 का आंकड़ा है दोनों का। हालांकि चिराग पासवान ने पैर छुए, लेकिन ये जनता में मैसेज देने की बात है। अंदर खाते क्या यही चीजें हैं, इतने ही सौहार्द है, जो शायद नहीं है।
तो ये एक फैक्टर भी एनडीए के लिए है जी। बिल्कुल, जो ये तस्वीरें आती हैं, जो तस्वीरें बनाई एक तरह से जाती हैं, परसेप्शन की ये जंग होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। संजय, आपसे, आप तो बिहार को बिल्कुल गहराई से समझते जानते हैं, परिवारवाद की बात करी जिस तरह से यहाँ पर राजेंद्र जी ने, लेकिन आप देखिए ना, जिस तरह से तेजस्वी ने भी सवाल उठा दिया, ठीक है वहाँ पे तो पूरे परिवार को वोट दिया है, टिकट दिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो चिराग पासवान के बहनोई को टिकट दिया हुआ है जमुई से, तो तभी शायद ये सवाल भी उन्होंने उठाया होगा। किस तरह से देखते हैं, क्या ये परिवारवाद वाला मुद्दा टिकेगा बिहार में? देखिए, इसके पहले लालू यादव ने मोदी के परिवारवाद की एक व्याख्या करी थी, और उसके बाद मोदी का परिवार 140 करोड़ या उनके जो समर्थक हैं वो बाकी सारा कुछ लेकर के आए। तो वो एक बहुत अच्छा काउंटर था जो सोशल पे काफी, मेरे ख्याल में एक सक्सेसफुल कैंपेन वो चला था। जैसे किसी समय चौकीदार चोर है तो मैं भी चौकीदार, और चौकीदार लोगों ने नाम के आगे लगाया था। बच गई परिवारवाद की बात, तो उसमें ये छोटी पार्टियां हैं जो 4 सीट 5 सीट 10 सीट यहाँ वहां लड़ रही। परिवारवाद का मूल मतलब यह है कि वो जो भी है, मतलब ठीक है चिराग पासवान एक डायनेस्टिक परंपरा को बिलोंग करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या चिराग पासवान की डायनेस्टिक परंपरा जो है और तेजस्वी यादव या तेज प्रताप या मीसा भारती या रोहिणी आचार्य या राबड़ी देवी की जो परंपरा है, उस दोनों को एक तराजू पे आप तोल सकते हैं? नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आज जैसे मोदी गए तो वो जमुई गए, जमुई चिराग पासवान की सीट थी जो इस बार उन्होंने अपने बहनोई को दे दी। अलायंस जो है उसका महत्व एक बताना, वो अपने किसी बीजेपी वाले सीट पे जा सकते थे, उसके बदले उन्होंने एक ऐसी सीट को चुना जो लाई का है। दूसरा एक मैसेज इसके साथ, वो दलित समुदाय के तरफ कितना अहमियत उनको दे रहे हैं। बहुत सारे बाकी चीजें हुई हैं, लेकिन इलेक्शन के समय सिंबॉलिज्म के माध्यम से आप एक नैरेटिव बनाते हैं और लोगों के बीच में आप एक आउटरीच का प्रोग्राम चलाते हैं, और वहां जाकर के, जैसे नीतीश कुमार के आने के बाद, ये सही बात है कि नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी पहले थी और अब में काफी फर्क है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार 10% के वोट को इन्फ्लुएंस करने की उनकी वो ताकत है। तो अगर वो उस वोट को, उतने परसेंट वोट को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये चीजें साथ में आती हैं, मोर ओवर ये चुनाव पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन में क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा वो बात की बात। तो उस समय में ये कॉम्बिनेशन, जहां आरजेडी की पिछली बार संख्या 0 थी और कांग्रेस की संख्या सिर्फ 1 थी, अब देखिए वहां पप्पू यादव जाकर के अलग, पप्पू यादव बिल्कुल, तो यही सवाल जो है चुनौती बना हुआ है, क्योंकि वहां पे पूर्णिया की जो सीट है संजय है, उसका दावेदार एक सीट एक है, लेकिन दावेदार ज्यादा हो रहे हैं, तो विपक्ष की चुनौतियां भी कम नहीं है वहां पे। बिल्कुल, जिस समय पप्पू यादव की जो अध्यक्ष है, आपकी संजय कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है। राजेंद्र जी, एक मुद्दा प्रधानमंत्री ने मुद्दा ये भी आरोप लगाया विपक्ष पर कि किस तरह से राम मंदिर के निर्माण में ये रोड़ा बने थे, बाधा बने थे, क्या ये मसला भी टिकेगा वहां पर बिहार में? देखिए, ये मसला तो पूरे देश में कहीं बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, जो कूच बिहार में जो रैली थी उसमें भी उन्होंने ये बात उठाई, राम मंदिर का मसला उठाया, और यहाँ भी मसला उठाया। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री के भाषणों से और उनका जो जिस तरह जहां जहां वो रैली कर रहे हैं, उसमें जिस तरह के लोग आ रहे हैं और जितने लोग आ रहे हैं, उससे एक चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ये लगता है कि कहीं कोई चूक रह गई तो दिक्कत खड़ी हो सकती है, और इसलिए प्रधानमंत्री पूरी दमखम के साथ, जो अभी बात कही जा रही थी कि जमुई में अपने जो साथी सहयोगी दल हैं उन पर भी उतना ध्यान दे रहे हैं, ये वजह है क्योंकि उन पर ध्यान देना जरूरी है कि वो अगर कम हुए तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो और सबको की कोशिश पूरी तरह से ये है कि वो कहीं कोई कोर कसर छूटे नहीं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और संजय आपका जुड़ने के लिए, और देश की बात में आइए हम आगे बढ़ते हैं। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल भी चुनावी रण का अहम केंद्र रहा। आज कूच बिहार में बीजेपी के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने सभा की, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सभा की।
ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमले किए, अधिकारियों के तबादले का मसले को उठाया। तो प्रधानमंत्री ने भी कूच बिहार में रैली कर तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर विश्वास रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना मोदी की गारंटी है। লোকের বাড়ি থেকে ইডি টাকা তুলে নিয়ে আসছে আর বিজেপি পার্টিকে দিয়ে দিচ্ছে, বলছে ইডির টাকা জনগণকে দেবো, গরিব জনগণকে। আমি বলি দিয়েছো আজ পর্যন্ত? কত পাবে জনগণ ওই টাকা তুললে? 21 টাকা করে। আপনাদের 21 টাকা চাই না দেশ বাঁচাতে চাই? 21 টাকা চাই না বাংলা বাঁচাতে চাই? 21 টাকা চাই না নিজেকে বাঁচাতে চাই? जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे। आपने 10 साल मेरा काम देखा है। आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। और बात अब मध्य प्रदेश की। 33 साल बाद अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र रामगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव के मैदान में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उतरे हुए हैं। वो वादा निभाओ पदयात्रा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह शुरू से ईवीएम के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इस बार एक खास अपील भी कर रहे हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि इस लक्ष्य में बैलेट पेपर से रोड़ा अटकाया जा सकता है। इसके लिए दिग्विजय सिंह ने खास रणनीति भी बनाई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।